हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 178। इससे पहले 177 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सबने पढ़ा था, निर्भय ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर उसे अब समझ में आ गया कि उसने शायद फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तभी दूसरी तरफ से निहाल के तो तोते उड़ गए थे। उसने फिर से निर्भय से पूछा कि क्या कहा तुमने अभी? क्या निशी तुम्हें पसंद नहीं करती है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है? निर्भय तो अब एकदम से चुप हो गया था। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। निर्भय की बात सुनकर निहाल थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। उसे लगा कि शायद उसने गलत ही सुन लिया हो। तो निहाल ने फिर से पूछा कि क्या कहा है तुमने? तो क्या तुम्हें निशी पसंद नहीं करती है क्या? निर्भय भी अपनी बातों को थोड़ा सा सही करता हुआ एकदम से बोलता है कि सही तो कहा है पापा मैंने। वो मुझे पसंद थोड़ी ना करती है, वो तो मुझसे प्यार करती है। प्यार तो निहाल को अभी यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, शक भी उसे नहीं हुआ था। इसीलिए उसने फिर से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग सिया का ध्यान अच्छे से रखो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। कल अरमान और अंशिका की हल्दी है, उसे लेकर आ जाना। ओके। तो निर्भय बोलता है कि हाँ हाँ पापा, मैं उसे लेकर जरूर आ जाऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब ये केस मैं हैंडल करता हूँ ना, और हाँ वो भी अपने तरीके से। इतना कहकर निर्भय ने भी जल्दी से फोन कट कर दिया और फिर निहाल ने जैसे ही फोन को कट किया, सब निहाल को हैरानी से देखने लगे थे। निहाल ने पलट कर देखा और कहा कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला है। उसके मामा मामी सिया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। खैर अब ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे घर के दो शेर वहीं पर मौजूद हैं। शुभ ने भी अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि संकल्प, पता नहीं अब वो क्या करेगा उन लोगों के साथ। नील ने भी हंसते हुए कहा कि अरे यार, तेरा बेटा है तो मुझे तो पूरी उम्मीद है उससे कि सिया के मामा मामी की बैंड वो अच्छे से ही बजा देगा। तो रुद्र बोलता है कि संकल्प क्या, निर्भय भी बिल्कुल अपने पापा जैसा ही है, दोनों ही कम नहीं है। इतना कहकर वो सब हंसने लगते हैं और तभी निव्यांश भी टाइम देखकर बोलता है कि पापा 9 बज गए हैं, कब आएंगे? और रॉय ब्रदर्स अभी तक आए क्यों नहीं? तो रुद्र बोलता है कि आते ही होंगे, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। तभी कैबिन का गेट एकदम से खुलता है और फिर एक आदमी वहां पर आता है और उसने सबको देखते हुए कहा कि सर, ओबरॉय ब्रदर्स आ गए हैं, क्या हम उन्हें अंदर ले आएं? तो नील ने भी एक जुबाई लेकर कहा कि तो फिर उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, हम अभी आ रहे हैं। आज 9:30 बजे मीटिंग रखी है। और रुद्र तू भी ना उनकी बातों में आ गया ना, मैं तो पहले ही कह रहा था, इनसे एक बार पहले हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो रुद्र भी खड़ा होकर अपनी घड़ी को ठीक करता हुआ बोलता है कि नील यार, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, तो फिर मैं क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चलो अब तो आ गए हैं ना, एक आधे घंटे की बात ही तो है, उसके बाद घर चलेंगे। सब वहाँ से उठकर अब सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चले जाते हैं। अगले 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। रोहान और निव्यांश जैसे तैसे वहां पर बैठे हुए थे। दोनों को ही बैठने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। दोनों ही अपने हिसाब से ये सब अच्छे से जानते थे कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दोनों ही वानर सेना को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से उन्हें लगा कि शायद रोहान और निव्यांश बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनके आगे वो लोग कम एजुकेटेड हैं और इसीलिए उन दोनों ने भी शांत रहना ही ठीक समझा था। लेकिन अब वहाँ पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा सा बोरियत फील हो रहा था, पर करते भी क्या, इसीलिए चुपचाप से वहाँ पर बैठे हुए उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। करीब 20 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर ओबरॉय ने भी खड़े होकर कहा कि तो बताइए मिस्टर प्रताप सिंह, आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा? क्या आप हमारे साथ ये डील करना चाहेंगे? और फिर आप कितना पेशेंट और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें? तो रुद्र ने भी अब नील की तरफ देखा और फिर नील बोलता है कि मिस्टर ओबरॉय, हम आपको कल तक कंफर्म करके बता देंगे कि हम आपकी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर इस डील को फाइनल करेंगे या नहीं। ये बात शायद मिस्टर ओबरॉय के बड़े बेटे यानी अजय ओबरॉय को पसंद नहीं आती है। वो भी एकदम से खड़े होकर बोलता है कि देखिए, डिसीजन तो आपको अभी ही लेना पड़ेगा। आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी और नहीं करना चाहते हैं तो भी, क्योंकि हमें अभी के अभी फाइनल डिसीजन चाहिए। और ये बात बोलते हुए अजय की आवाज़ में बहुत ज़्यादा अकड़ भी थी। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ने खड़े होकर कहा कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। मुझे आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी प्रॉफिट नज़र नहीं आता है। अजय ओबरॉय को भी बहुत ज़्यादा
गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शुभ को घूर कर देखने लगता है। और फिर तभी निहाल ने भी बैठे बैठे ही कहा कि सही तो कह रहा है छोटे शेर, आपके प्रोजेक्ट में प्रॉफिट आज से 10-12 साल बाद होगा। जहां आप सोसाइटी बनाने के लिए सोच रहे हो ना, वहां पर ना तो अभी कोई प्रॉफिट मिलेगा और ना ही कोई अच्छा सक्सेस। वहां तो ना आसपास कोई स्कूल है, ना ही कोई कॉलेज है, ना ही आसपास कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज एरिया है। आप खुद ही बताइए कि शहर से कोई इतनी दूर रहने के लिए क्यों जाएगा। मुझे इसमें कोई भी फायदा नहीं नजर आ रहा है। वहीं उन्हें सुख सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए ना जो वहां पर रहेगा। मुझे शुभ की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही मिस्टर ओबरॉय ने तो हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन अजय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो भी अब निहाल को गुस्से से देख रहा था और फिर गुस्से से बोलता है कि अगर आप लोगों को हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं था तो फिर हमारा टाइम ऐसे वेस्ट क्यों किया। आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ना ऐसे सबके साथ टाइम वेस्ट करने में। रुद्र ने भी अजय को समझाते हुए कहा कि अजय, तुमने अभी अभी इंडस्ट्री ज्वाइन की है। यहाँ का सबसे अहम और पहला सिद्धांत यही होता है कि पहले तो खुद को शांत रखो, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो जाए तुम्हें, लेकिन तब भी तुम्हें ऐसे ही शांति से काम करना पड़ेगा। तुम हमारे सामने ही हमारे बिजनेस पार्टनर निहाल राजपूत पर ऐसे गुस्से से चिल्ला रहे हो। अब अजय का गुस्सा थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया था और फिर उसने गुस्से से रुद्र की ओर देखते हुए कहा कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, आप खुद को समझते क्या है? आखिर आपके दिमाग में चलता क्या रहता है? आपको लगता है कि मैं, मेरे पापा और मेरे भाई यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आप सबके साथ आए थे? बिल्कुल भी नहीं। हमने आप लोगों के साथ इतनी रात को मीटिंग सिर्फ इसीलिए की थी ताकि आप लोग हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, हमारे साथ इस डील को फाइनल करें। और आप हैं जो एक अच्छे खासे मीटिंग सेक्शन के बाद भी ये कह रहे हैं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉफिट नजर नहीं आता है, आपको अपना फायदा नहीं नजर आ रहा है इसमें, जबकि हमने इसकी डिटेल पहले ही आप लोगों को भेज दी थी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना था तो फिर मीटिंग रखने का कोई भी मतलब ही नहीं था, मगर फिर भी आप लोगों ने रखी। वैसे भी आपकी कंपनी में मुझे लगता है कि बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो रुद्र को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और फिर तभी रोहान, अगर उसका बस अभी चलता होता तो वह शायद अजय को उठाकर अभी के अभी पटक देता, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अभी तो वो बस कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके सीनियर्स उसके सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। इसीलिए वो चुपचाप से बैठा हुआ तमाशा देखी जा रहा था और फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही रुद्र कुछ बोलने को हुआ तभी नील ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर इशारा किया और जैसे कहना चाहता हो कि शांत हो जाओ तुम, अभी के अभी खुद ही उसे रूल समझा रहे थे ना और फिर अब खुद ही उस पर ऐसे गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें गुस्सा करने का कोई भी हक नहीं बनता है उसके ऊपर अभी। तो नील ने भी फिर अजय की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, ये सब कुछ तो होता रहता है बिजनेस में, तुम जाओ जाकर इस प्रोजेक्ट में कुछ नया करो ताकि लोग खुद ही तुम्हारे पास आए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी तुम्हें इसमें कुछ नया करना चाहिए। अजय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था और फिर उसने गुस्से में एक वास उठाया और फिर उसे गुस्से में कैबिन के गेट पर जोर से दे मारा और फिर अगले ही पल वो कैबिन का गेट जो कि भी कांच का बना हुआ था वो एकदम से टूट गया था। वानर सेना तो अब बहुत ही ज्यादा हैरान थी और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आज ये पहली बार ही उनके सामने हुआ था। आज से पहले किसी बिजनेस पार्टनर ने या फिर इन्वेस्टर ने कभी भी किसी तरह से ऐसे बदतमीजी नहीं करी थी, लेकिन अजय जो कि अभी नया खून था वो उनकी ही कंपनी में बैठकर उन्हीं के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा हो। वानर सेना भी चाहती तो अजय को एक ही थप्पड़ में समझा देती, लेकिन वो उम्र के जिस पड़ाव में थे उन्हें भी समझ में आ रहा था कि अजय का खून अभी गर्म है और शायद इसी वजह से वो ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी अजय ने अगले ही पल वहां पर रखी हुई कुछ फाइल्स उठाई और फिर गुस्से में बाहर की तरफ चला जाता है। उसके बाहर जाते ही रोहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर गुस्से से सबको देखकर बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। तो रुद्र ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम, इतना भी इम्पोर्टेंट काम कहाँ से आ गया तुम्हें? तो रोहान ने भी एक छोटी सी उंगली दिखाकर इशारा करते हुए कहा कि पापा, मुझे बहुत तेजी से आई है इसीलिए मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जोर से लगी है, लेकिन काम के चक्कर में मैं यहाँ से उठा नहीं था, प्लीज अभी आया 10 मिनट के अंदर। इतना कहकर वो हवा की तरह वहाँ से भाग जाता है जैसे उसे सच में कितना ही ज्यादा प्रेशर लगा हो। तो रोहान अभी सीधा कॉरिडोर में अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ गुस्से से जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कल आया लड़का उसके पापा से बदतमीजी करके जा रहा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर कैबिन में बस वो इसीलिए शांत था क्योंकि वो जानता था कि उसके सीनियर्स उस पर ही गुस्सा करेंगे। सिर्फ उसके पापा ही नहीं
बल्कि पूरे वानर सेना से। और वानर सेना जो अपनी समझदारी के चलते उससे कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। तो वहीं निव्यांश भी बैठा हुआ जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। गुस्सा तो अभी निव्यांश के अंदर भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। वो भी खड़ा होता है और बोलता है कि पापा, मैं भी अपने कैबिन में से लैपटॉप लेकर आता हूँ, मुझे भी अब अपने लैपटॉप में कुछ काम है। वो भी बाहर की तरफ जाने लगा और फिर तभी शुभ ने कहा कि लैपटॉप लेकर यहीं पर आ जाना, वहाँ पर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो निव्यांश ने भी हल्का सा पलट कर शुभ की तरफ देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर हवा की तरह वो भी कॉरिडोर में अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ रोहान के पीछे पीछे चला जाता है। दोनों ही भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अब उस लड़के की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो पार्किंग एरिया में पहुंचा, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। वो जल्दी से पिलर के पीछे आकर छुप जाता है क्योंकि रोहान अजय पर मुक्के ही मुक्के बरसा रहा था। और फिर रोहान ने अजय का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे पापा से बदतमीजी करेगा, उनके ऊपर गुस्सा दिखाएगा और ऐसे फाइल उठाकर वॉश उठाकर वहाँ पर मारेगा, तोड़ फोड़ करेगा तू। मेरे पापा तुझे प्यार से समझा रहे थे, तुझसे प्यार से बातें कर रहे थे और तू है जो अपना जाहिलपन दिखा रहा था उनको। इतना कहकर रोहान ने एक पंच और अजय के मुंह पर जोर से जड़ दिया। और फिर निव्यांश भी अजय को ही पीटने के लिए वहां पर आया था, लेकिन रोहान को उसे पीटता हुआ देखकर निव्यांश चुपचाप से पिलर के पीछे खड़े होकर उन दोनों की फाइटिंग को देखने लगता है। वो लड़का तो अभी खून से लथपथ होने की तादाद पर आ गया था और फिर निव्यांश भी मन ही मन खुश भी हो रहा था कि चलो रोहान ने उस लड़के की उसकी असली जगह उसे दिखा दी है। तो रोहान ने अभी अगले ही पल अजय को उठाकर बोनेट पर जोर से फेंका और फिर गुस्से से बोलता है कि आज के बाद अगर गलती से भी हमारे घर के बड़ों पर चिल्लाने की कोशिश करी या फिर उनसे बदतमीजी करने की कोशिश करी, फिर उन्हें उल्टा सीधा अगर कहने की जरा से भी तूने सोची भी ना, तो सच कहता हूँ आज तो तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ मैं, अगली बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, समझ आई बात? सीधा स्वर्ग लोक में मिलेगा तू, समझा तू? इतना कहकर उसने गुस्से से एक बार फिर से अजय को वॉर्न भरी उंगली दिखाई और फिर अपना हुलिया ठीक करके सीधा वहां से अंदर की तरफ चला जाता है। रोहान के जाते ही निव्यांश भी मुस्कुराते हुए पिलर के पीछे से निकला और फिर सीधा अजय के सामने जाकर बोलता है कि सुना ना, मेरे भाई ने तुझसे क्या कहा है अभी अभी? वैसे आया तो मैं भी तुझे पीटने के लिए ही था यहाँ पर, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, पीटा नहीं है क्योंकि मैं अब मारूंगा तो तू शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेरा हुलिया अभी से ही बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, हमारे घर के बड़ों से दूर रहकर ही बात करियो, समझा? तू आया बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने का शौक है ना तुझे? इतना कहकर निव्यांश भी वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है और फिर तभी निव्यांश भी भागता हुआ जल्दी से अपने कैबिन में गया और वहां पर अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है। और फिर तब उसे याद आया कि लैपटॉप तो कॉन्फ्रेंस रूम में ही रखा हुआ था। फिर वो मन ही मन कुछ बहाना सोचकर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां जाकर उसने देखा तो रोहान बहुत ही आराम से बिल्कुल नॉर्मल होकर वहां पर बैठा हुआ था। निव्यांश भी जाकर वहां रोहान के पास बैठता है और फिर बोलता है कि हल्का होकर आ गया क्या तू? तो रोहान ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हो गया यार। और तभी नील ने भी मिस्टर ओबरॉय को देखते हुए कहा कि मिस्टर ओबरॉय, आपका बेटा जवान है, नई नई इंडस्ट्रीज ज्वाइन की है उसने अभी अभी, उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है और साथ ही साथ बचपना भी, उसे अभी सही गलत का नहीं पता है। आप अपने बेटे को अच्छे से समझाइए कि इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सिक्योरिटी भी दिखानी पड़ती है, हम ऐसे ही करोड़ों की डील फाइनल नहीं कर सकते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर नील से हैंड शेक किया और फिर वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सिया निर्भय और संकल्प के पास बैठकर जोर जोर से हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब से धनराज की मौत हुई थी तब से आज जाकर सिया खोलकर हंस रही थी, किसी के साथ अच्छे से फील कर रही थी बैठकर। निर्भय उसे ऐसे ऐसे कमेंट मार रहा था कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और बार बार हंसी जा रही थी। और फिर तभी तीनों उस छोटे से गार्डन में बैठकर हंसकर लोटपोट हो रहे थे। तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आखिरकार सिया बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अब नींद आ रही है। जैसे ही वो उठकर वहां से जाने को हुई तभी निर्भय ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर निर्भय ने सिया का हाथ पकड़ा तो संकल्प के तो तन बदन में जैसे आग लग गई हो, उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि निर्भय की कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है सिया के साथ। फिर भी निर्भय का सिया का हाथ पकड़ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। फिलहाल तो उसने अपनी जलन को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। तो निर्भय बोलता है कि सिया थोड़ी देर और बैठ जाओ ना हमारे साथ, फिर सुबह घर भी तो चलेंगे, तुम्हें भी हमारे साथ घर चलना है। कल अरमान और अंशिका की हल्दी है और फिर बड़ा ही मजा आएगा वहाँ पर, तुम्हें पता है हम सारे भाई बहुत
बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं जब कोई फंक्शन होता है। पिछली बार भी हमने रूहान भाई और रूही भाभी की हल्दी में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की थी। तुम अगर हमारे घर पर चलोगी ना तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें वहाँ पर। सिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो बोलती है कि लेकिन अभी तो सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब ही हो गई थी। वो निर्भय को देखकर नम आंखों से बोलती है कि मामा मामी जाने नहीं देंगे मुझे, कैसे जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। तो निर्भय भी बोलता है कि तुम्हारे मामा मामी की इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोक ले, इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर जो तुम्हें यहाँ से जाने ना दे। सिया निर्भय को देख रही थी और तभी संकल्प बोलता है कि सही तो कह रहा है, तुम्हारा मामा मामी कुछ भी नहीं कर पाएंगे समझे तुम। इनफैक्ट अब हम उन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। अब तो तुम्हें खुश रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। चलो तुम्हें नींद आ रही है ना तो जाकर सो जाओ, हम दोनों यहीं पर हैं। तो सिया ने भी एक नज़र संकल्प की तरफ देखा लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अभी निर्भय के साथ ज़्यादा घुल मिल गई थी। उसे तो निर्भय के अंदर अपना एक बेस्ट फ्रेंड नजर आ रहा था। फिर उसने निर्भय की ओर देखते हुए कहा कि क्या सच में मेरी सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी, क्या मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगी अब। तो निर्भय ने भी अपने दोनों हाथ सिया के कंधे पर रखे और फिर उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि हाँ, तुम जो कहती नहीं हो ना, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता देती हैं। यही ना कि तुम्हारे मामा मामी तुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, अब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे। चलो तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम सो जाना और फिर हम दोनों भी यहीं पर सो जाएंगे। सुबह तीनों उठकर सीधा प्रताप हाउस चलेंगे। ओके। सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर निर्भय सिया को अंदर तक छोड़ने के लिए चला जा रहा था। तो संकल्प का तो मुंह बन गया था, उसे थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। फिर वो भी उठकर उनके पीछे पीछे चला जाता है। संकल्प को खुद नहीं पता था कि आखिर उसे सिया पसंद आ गई है या फिर नहीं, उसे सिया को लेकर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है। निर्भय संकल्प दोनों ही सिया को लेकर उसके कमरे तक आ गए थे। उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। सिया का कमरा कम लग रहा था, वो स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा था। संकल्प थोड़ा सा हैरानी से सिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि यार तुम यहाँ पर सोती हो। तो सिया ने भी अपनी मासूमियत के चलते हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर सिया बोलती है कि आप दोनों कहाँ पर सोएंगे, यहाँ पर तो बस एक ही चटाई है, आप लोगों कहाँ पर सोएंगे। तो निर्भय भी अब उस कमरे को ही देखे जा रहा था। फिर उसने सिया को देखते हुए प्यार से बोलता है कि तुम हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम कहीं ना कहीं जरूर सो जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं सोगी। इतना कहकर उसने सिया की कलाई पकड़ी और फिर बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है। संकल्प तो अभी भी उस स्टोर रूम जैसे कमरे में ही खड़ा रहता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया ऐसे गंदे सी कमरे में सोती है। उसने भी अपने पैर पटकते हुए कहा कि यार ये बार बार सिया का हाथ ये क्यों पकड़ता है, क्यों उसे बार बार अपने करीब लाने की कोशिश करता है। बिना हाथ पकड़े भी तो उसे अपने साथ लेकर जा सकता है ना। ये तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं जल जाऊं, जल भून कर राख हो जाऊं। लेकिन मैं भी संकल्प प्रताप सिंह हूँ, जलता बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे किस चीज़ की जलन होती है। जबकि संकल्प के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी और फिर वो भी पैर पटक कर बोलता है कि यार मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा जलन क्यों हो रही है। कुछ देर तक तो संकल्प ने खुद को ऐसे ही कंट्रोल किया और फिर निर्भय और सिया के पीछे पीछे चला जाता है। निर्भय सिया को संजना के कमरे की ओर लेकर जा रहा था। उसे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। तभी सिया हैरानियत से बोलती है कि ये क्या कर रहे हो आप। निर्भय छोड़ो मेरा हाथ, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मैं वहाँ पर सो जाती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर सोने में। निर्भय बोलता है लेकिन आज नहीं सोओगी तुम वहाँ पर। सिया बोलती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, संजना सो गई होगी। निर्भय ने भी अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, ज़्यादा रात नहीं हुई है, अभी 12 ही बज रहे हैं, अभी वो नहीं सोई होगी। सिया बोलती है कि तो फिर उसी कमरे में लेकर क्यों जाना है आपको, तुम नहीं जानते हो संजना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। निर्भय भी एक अकड़ के साथ बोलता है कि संजना को गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि उसके सामने किसी ने भी गुस्सा नहीं किया है आज तक। तुम भी बिल्ली बनकर उसके सामने आगे पीछे घूमती रहती हो, इसीलिए वो तुम्हारे सामने शेरनी बनती है, शेरनी। मैं भी डायनासोर हूँ, डायनासोर। मेरे सामने शेरनी बनकर दिखाए ना, फिर बताता हूँ मैं उसे कि शेरनी और डायनासोर में क्या फ़र्क होता है। इतना कहकर वो सिया को संजना के कमरे के बाहर तक लेकर आ जाता है। उसने गुस्से में संजना के कमरे का गेट जोर जोर से पैर मार कर खटखटाना शुरू कर दिया और फिर अगले ही पल गेट भी खुल जाता है। गेट खुलने से बहुत ही जोर की आवाज़ होती है। रमेश मधु जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, उन दोनों की भी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। रमेश ने जल्दी से लाइट ऑन की और फिर मधु को हैरानी से देखने लगता है। मधु ने भी अपना हाथ सिर पर मारकर कहा कि लगता है वो दोनों भाई फिर से कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बवंडर अब होने ही वाला है। हे भगवान, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हैं, इतनी रात को अभी भी यहाँ पर ही क्यों है ये सब, क्यों हमारा जीना हराम किया हुआ है इन दोनों भाइयों ने। रमेश भी बेड से उतरता हुआ बोलता है कि अरे चलो पहले चलकर देखते तो है कि आखिर हुआ क्या है, ऐसा ना हो कि निर्भय गुस्से में संजना को नुकसान पहुंचा दे। चलो जल्दी से चलकर
कर देखते हैं तो मधु और रमेश जल्दी से अपने कमरे से निकलकर सीधा संजना के कमरे की ओर भाग जाते हैं। तो वहीं निर्भय भी अब संजना के कमरे में ही खड़ा हुआ था। उसने लाइट ऑन कर दी और फिर वो संजना को सुकून से सोते हुए देख रहा था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके तन बदन में तो जैसे आग लग गई थी जब संजना बेड पर आराम से फैलकर सो रही थी। संकल्प भी संजना को ही देखे जा रहा था। अच्छा तो उसे भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। निर्भय ने भी अब संकल्प की ओर घूर कर देखा और कहा कि तू इसे उठाएगा या फिर मैं ही इसे उठा दूं। तो संकल्प भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि नहीं यार, मैं ही उठा देता हूँ, तू तो इसे दुनिया से ही उठा देगा, तू रहने ही दे। इतना कहकर संकल्प ने भी अब संजना की चादर बहुत ही जोर से खींची और फिर संजना भी एकदम से हड़बड़ा जाती है। उसने गुस्से में कहा कि मम्मी मम्मी क्या है, इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो आप मुझे? क्या आपको तमीज नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि मैं कितनी बजे तक सोती हूँ? संकल्प भी थोड़ा सा हल्के से बोलता है कि यार मम्मी नहीं है, मामा है, मामा उठो जल्दी से। संजना उठकर बैठ जाती है और फिर उसने उन तीनों को अपने कमरे में देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर तभी उसने भी गेट की तरफ गुस्से से देखा जहाँ पर उसके माँ बाप खड़े हुए थे। दोनों ने ही हाथ जोड़ के रखे हुए थे। दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर निर्भय और संकल्प आखिर चाहते क्या है, वो इस वक्त इसकी कमरे में क्या कर रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी को ही जैसे तैसे चुप करवा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो कर भी क्या सकते थे। संजना भी निर्भय को गुस्से से देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? अब इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या मैं सो भी नहीं सकती हूँ क्या? निर्भय भी बोलता है कि नहीं सो सकती हो तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए चिल्ला बनाकर लेकर आओगी, तो फिर जाओ जल्दी से चिल्ला बनाकर लेकर आओ। मुझे भूख लगी है, मैं गार्डन में बैठा बैठा कब से इंतजार करता रहा और फिर थक गया, तब जाकर तुम्हारे कमरे में आया, लेकिन तुम हो जो चिल्ला बनाकर नहीं लाई। इतना कहकर निर्भय ने भी संकल्प की ओर देखा और फिर संकल्प ने भी बड़े ही प्यार से संजना से कहा कि संजना तुम तो पहले से ही मेरी बेइज्जती करवा रही हो यार, तुमने तो अभी से ही मेरा जीना हराम करवा दिया है। मैं तो तुम्हारे साथ न जाने कैसे कैसे सपने देखने लगा था, कितना ज़्यादा कुछ सोच लिया था। एक तुम हो कि मेरे सपनों पर ऐसे ही मिट्टी फेर रही हो। प्लीज़ प्लीज़ जाकर इसे चिल्ला बनाकर दे दो ना। निर्भय तुम्हारा जेठ लगता है और फिर जेठ की बात मानना तो तुम्हारा फर्ज है ना, तुम इसकी बात अभी से ही नहीं मान रही हो। जेठ सुनकर तो संजना के दिल में एक अलग सी ही धुन बजने लगी थी। उसे लगा कि शायद उसने संकल्प को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया है और फिर अब तो संकल्प उसके आगे पीछे घूमने ही वाला है। वो धीरे से खड़ी होती है और फिर संकल्प के पास आकर बड़े ही प्यार से बोलती है कि अगर तुम कहते हो तो जरूर बना देती हूँ चूल्हा, लेकिन ऐसे इतनी रात को किसी को भी उठाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए ऐसे किसी को भी सोते हुए, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें पता है मैं कितने हसीन सपने देख रही थी तुम्हारे साथ, उसमें तुम थे, मैं थी और चिल्ला था। निर्भय ने भी गुस्से में कहा तो संजना ने भी गुस्से में निर्भय को देखा और फिर पैर पटक कर वहां से गुस्से से चली जाती है। संजना के पीछे पीछे उसके माँ बाप भी चले गए थे। उसके जाते ही वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन तीनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सिया को भी आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। निर्भय ने सिया को बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ जाओ जाकर आराम से सो जाओ इस बेड पर। तो सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निर्भय बोलता है कि मैंने कहा ना, आज के बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी तुम्हें परेशान करने की। अगर तुम्हें नींद नहीं भी आ रही है ना तो तब भी जाकर आराम से लेट जाओ, बहुत देर से झूले पर बैठी हो, कमर में दर्द हो गया होगा तुम्हारे। तो सिया भी अपनी मासूमियत के चलते बोलती है कि हाँ दर्द तो बहुत ज़्यादा हो गया है मेरी कमर पर, मुझे तो अब आदत हो गई है ऐसे ही झूलने की। तो निर्भय ने भी बड़े ही प्यार से सिया के बालों को सहलाते हुए कहा कि तो ठीक है, तो इस दर्द की आदत को अब छोड़ दो तुम, आज के बाद तुम्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगी। अब तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चुंबक की तरह चिपका रहूंगा जब तक तुम्हें पूरी तरह से इन कंजरों से सुरक्षित ना कर दूं, पूरी तरह से तुम्हें यहाँ से आज़ाद ना कर दूं। सिया के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर तभी निर्भय ने भी आंख मारते हुए कहा कि ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मेरी अपनी एक सेटिंग पहले से ही है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो रहा हूँ या फिर तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी सपने देखूंगा। ये सुनकर तो सिया के चेहरे पर और भी ज़्यादा बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर वो हंसते हुए निर्भय से बोलती है कि सच में आपकी पहले से ही कोई सेटिंग है क्या? तो निर्भय ने भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए सिया की बाजू पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और फिर बोलता है कि हाँ निशी नाम है उसका, तुम्हें पता है मैंने उसे कितनी बार अपने दिल की बात कही है लेकिन वो कभी भी कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, उसे तो शायद मुझसे प्यार ही नहीं है, पर जब भी उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा है ना
ओह माय गॉड! क्या उबला हुआ आलू हो गई थी, इतना ज़्यादा जेलस फ़ील कर रही थी। तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम्हारी वज़ह से मैं और निशी कितने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सिया तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर निर्भय की सारी बातें सुन रही थी और फिर निर्भय ने भी उसकी कमर के पीछे तकिया सेट किया और फिर उसे ठीक से लिटा दिया और तभी संकल्प की नज़र अभी सिया के पैरों के पास जाती है, जहाँ पर जलने का निशान बना हुआ था। सिया ने भी संकल्प की नज़रों को फॉलो किया तो अपना पैर जल्दी-जल्दी से ब्लैंकेट में छुपा लिया, ताकि संकल्प उसे देखकर कोई भी सवाल ना कर दे। लेकिन संकल्प भी कहाँ कम था। संकल्प सिया के पैरों के पास बैठा और फिर उसने हल्का सा ब्लैंकेट उठाया और फिर सिया का एक पैर जल्दी से पकड़ लिया। तो सिया ने भी जल्दी से अपना पैर संकल्प के हाथों से छुड़वाते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरा पैर, आप मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो ना मेरा पैर, आपको ऐसा कोई हक नहीं बनता है मेरे पैर छूने का। तो संकल्प ने भी अब सिया की बात नहीं मानी, बल्कि उसकी सलवार को थोड़ा सा और ऊपर करके देखा तो उसे जला हुआ निशान पूरी तरह से दिखाई दे जाता है। तो संकल्प ने भी निर्भय की तरफ देखते हुए कहा कि यार, इसके मामा मामी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं यार, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है इस लड़की को, देखना कितना पैर जला हुआ है, कितना ज़्यादा जलाया है इसे। तो निर्भय भी अब सिया की तरफ नम आंखों से देखने लगता है। सिया ने भी शर्मिंदगी के चलते अपनी नज़रें झुका ली थी, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी अपने ऊपर। लेकिन एक बार वो फिर से अपनी नम आंखों से देखने लगती है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है, जब उसके मामा मामी ने पिछले 1 साल पहले उसके साथ ये सब कुछ किया था। ना वो घर में बोलती थी, ना वो ठीक से खाती थी, बस सारा दिन काम करती रहती थी। कभी भी उसने अपनी मन की कोई भी बात किसी से भी नहीं करी थी। छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे ऐसे ही मार पड़ती थी। संकल्प ने अभी सिया के जले हुए पैर को हल्का सा हाथ लगाकर कहा कि दर्द हो रहा है तुम्हें। तो सिया ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। शायद वो निशान बहुत ही पहले का था, इसीलिए शायद उसका घाव भर गया था, लेकिन निशान अभी भी उसके पैरों पर मौजूद था। तो निर्भय भी बोलता है कि ये सब कुछ कब हुआ था सिया। तो सिया भी जल्दी से अपनी नज़र झुकाकर बोलती है कि पिछली दिवाली को जब मैं पटाखे चला रही थी ना, तब जल गया था। तो निर्भय ने भी अब सिया के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और फिर देखते हुए बोलता है कि सिया प्लीज़, झूठ क्यों बोल रही है तुम, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हमारी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है, हम सब कुछ जानते हैं। तो प्लीज़ सच सच बताओ कि सच में क्या ये पटाखे से जला हुआ निशान है या फिर तुम्हारे मामा मामी ने सारी हदें पार की हुई हैं तुम्हारे साथ। सिया की आंखें तो अब बहने लगी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और फिर उसने अपनी बाहें निर्भय की ओर फैला दी और फिर निर्भय ने भी अगले ही पल सिया को अपने गले लगा लिया। सिया निर्भय के गले लगते ही सिया फूट फूट कर रोने लगती है। वैसे तो कई बार वो ऐसे ही फूट फूट कर रो चुकी थी, लेकिन अब अपने दर्द को वो आंसुओं से बहा देना चाहती थी। उसके दर्द को जैसे किसी ने सहारा दे दिया हो। वहीं संकल्प उसका तो जैसे मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सिर अभी के अभी फोड़ ले या फिर कुछ ना कुछ कर ले। बार बार निर्भय और सिया को एक साथ ऐसे इतना करीब देखकर तो उसका तो दिल एकदम से लगभग जल कर राख हुआ जा रहा था। उसे बहुत ही लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो तो खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो अपनी कंफ्यूजन के चलते सिर्फ जल ही तो सकता था, क्योंकि उसके पास तो अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उस जले पर पानी भी तो नहीं डाल सकता था, बस उसके पास तो यही ऑप्शन था कि वो सिर्फ जल सके। उसे बस एक ही तो बात बोलनी थी कि उसे सिया पसंद है। वो बस इसी बात को बोलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर तक तो निर्भय सिया को ऐसे ही समझाता रहता है और फिर उसने सिया को थोड़ा सा खुद से दूर करके प्यार से कहा कि बस बस सिया, अब शांत हो जाओ प्लीज़, रोने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अब मैं आ गया हूँ ना, समझ लो मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई, अब तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है। और ये सुनते ही संकल्प ने तो अब निर्भय को प्यार से देखा और फिर संकल्प के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। निर्भय ने भी हल्का सा पलट कर संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर उसके सिर पर एक हाथ मारते हुए कहा कि तू क्यों हंस रहा है, तेरे बहुत ही ज़्यादा दांत फट रहे हैं। तो संकल्प ने बस ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निर्भय बोलता है कि साले, तुमसे तो मैं बाद में करता हूँ, पता है मुझे कि तुझे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी, तेरे जलने की बदबू यहाँ तक आ रही थी मुझे, समझा तू। तो संकल्प भी कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप से सिया के जले हुए पैर को हल्का हल्का सा सहलाता रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ किचन में मधु चल्ला बना रही थी और फिर संजना जो हाथ बांधकर गुस्से से खड़ी हुई आगे की तरफ देखे जा रही थी। उसके गुस्से से तो उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा डरते थे, वो दोनों ही कांप रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि जब संजना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर गुजरती है, वो कुछ भी कर सकती है और फिर इसी बात को लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तभी मधु जी ने भी थोड़ा सा चिल्ला बनाकर आगे की तरफ संजना के हाथों पर रखा और कहा कि जाओ जाओ, जाकर देकर आओ उसे। तो
निर्भय को भी इग्नोर करो और हाँ, संकल्प के बारे में अच्छी अच्छी फीलिंग्स को सोचो। संकल्प तुमसे कितना ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था, वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और फिर आज तो उसने निर्भय को भी तुम्हारा जेठ बोल दिया है ना, तो समझ रही हो ना कि अब तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। तो संजना ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर प्लेट लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ आ जाती है, और फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके निर्भय की ओर प्लेट बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए लीजिए जेठ जी, मैं आपके लिए चिल्ला बनाकर लेकर आई हूँ, प्लीज़ इसे खा लीजिए। तो निर्भय बोलता है कि मुझे जेठ कहने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हारा भी। जब तक तुम्हारी और संकल्प की शादी नहीं हो जाती है तुम मुझे जेठ नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारा घंटा कुछ भी नहीं लगता हूँ, समझे तुम। तो बेहतर यही होगा कि मुझसे रिश्तेदारी बढ़ाने की कोशिश भी मत करनो तुम। और रही बात तुम्हारी और संकल्प की शादी की, तो जब तक मैं क्लीन चिट नहीं दे दूंगा संकल्प से तुम्हारी शादी नहीं होगी। इसीलिए इस बात को तो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ही लेना। तो बेहतर यही होगा कि संकल्प से ज़्यादा तुम मुझे खुश करने की कोशिश करो। जब तक मैं खुश नहीं होऊंगा तुम्हारी शादी संकल्प से नहीं होगी। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। पहले कमियां तो तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हो। तो फिर पहले कमी को पूरी करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लो। और दूसरी कमी, तुम्हारे चिल्ले ही बता रहे हैं कि तुम्हें कुकिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ढंग से कुकिंग करना सीख लो, समझी तुम। क्योंकि हमारे घर की औरतें तो किचन में ही रहती हैं और बहुत ही अच्छा और टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। तीसरी बात, थोड़ा सा प्यार से बोलना सीख लो। अगर प्यार से बोलना नहीं आता है तो फिर हमारे घर में तुम बहू बनकर कभी भी नहीं आ सकती हैं। हमारे घर में कोई भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। संजना गुस्से में भी निर्भय को ही देखे जा रही थी, और फिर तभी संकल्प ने भी चुटकियां लेते हुए कहा कि अरे निर्भय, तू तो जरा जरा सी बातों को ऐसे कमी निकाल रहा है मेरी संजना में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तुझे मनाएगी और फिर हमारी वेनर सेना को भी और फिर बीवियों को भी तो मनाना है इसे। तुम लोग तो मेरी संजना को पागल ही कर दोगे। मेरी संजना अभी थोड़ी सी बच्ची है, मासूम है, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता हूँ यार, प्लीज़ ऐसा मत करना, तो प्लीज़ दे देना ग्रीन चिट इसे। तो निर्भय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, क्लीन चिट तो इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, समझा। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। मुझे ये बाकायदा इस लड़की को परखना पड़ेगा पहले, तभी तो पता चलेगा कि ये प्रताप खानदान की बहू बनने लायक है भी या फिर नहीं, या फिर हम ऐसे ही किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने घर की बहू बना लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ निव्यांश जो कि लैपटॉप खोलकर बैठा हुआ था, और फिर नियति जो कि बालकनी में झूले पर आराम से बैठी हुई निव्यांश के काम को खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसे तो अब हल्की हल्की सी नींद भी आने लगी थी, लेकिन निव्यांश थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी था अपने काम में। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आधी रात हो गई है, वो अभी भी अपने काम में ही बिजी है और नियति कब से उसका इंतजार कर रही है। करीब 1 बजे का समय था। निव्यांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर एक अंगड़ाई तोड़ी और फिर लैपटॉप को साइड में रखकर बालकनी की तरफ आ जाता है। तो उसने देखा कि नियति तो अभी वहीं झूले पर बैठ के ही झपकियां ले रही थी। निव्यांश ने नियति को अपनी गोद में प्यार से उठाया तो नियति भी एकदम से अपने होश में आ जाती है। उसने निव्यांश की तरफ प्यार से देखते हुए कहा कि कितना ज़्यादा काम करते हो आप, कभी तो मेरे साथ भी वक्त बिता लिया करो, हमेशा बस काम ही काम रहता है आपको। जाइए, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, कितनी ज़्यादा रात हो गई है। तो निव्यांश ने भी नियति को बेड पर आराम से लेटाते हुए कहा कि यार, अब वक्त बिताना ही तो आया हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो झपकियाँ ले रही हो। तो निव्यांश ने अपना चेहरा नियति की गर्दन में छुपाते हुए प्यार से कहा कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार, समझे तुम। तो नियति के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने निव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा दूर करके कहा कि जानती हूँ, कुछ नया बताइए ना आप, ऐसे तो आप रोज ही बताते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो निव्यांश ने भी अगले ही पल नियति के होठों पर किस करके बोला कि अच्छा, मेरे लिए यही नई बात है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वरना मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ूंगा या फिर मेरी लाइफ में सच में तुम्हारी जैसी लड़की आएगी। मेरे दिमाग में कभी भी ये आया ही नहीं था कि मैं टिया को डाइवोर्स भी दे दूंगा, बल्कि ऐसा लगता था कि जैसे मुझे तो अब ऐसे ही घुट घुट कर उसी के साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिली, मुझे प्यार करने का शौक़ चढ़ा। मुझे लगा कि मुझे भी अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, मुझे भी खुलकर अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए। आज देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जी रहा हूँ और कितना ज़्यादा खुश भी हूँ। इतना कहकर निव्यांश ने एक बार फिर से नियति को अपनी बाहों में भर लिया और फिर देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ निर्भय ने भी सिया को अब सुला दिया था और फिर तभी कमरे में संजना चिल्ला लेकर फिर से आती है और फिर छोटा सा चिल्ला बनाकर उसने सोचा था कि निर्भय को इम्प्रेस कर देगी, लेकिन निर्भय ने एक ही हाथ में उस चिल्ले को उठाया और फिर उसके दो टुकड़े किए और फिर एक संकल्प की तरफ बढ़ा दिया और फिर संकल्प ने तो उसे एक ही बाइट में खा लिया था। निर्भय ने भी उस बाइट को रखा और खाकर कहा कि एक चिल्ले से मेरा पेट थोड़ी ना भरेगा, मुझे तो और भूख लगी है, थोड़ा सा और लेकर आओ ना, जाओ और ज़्यादा चिल्ले बनाकर लेकर आओ, मेरा पेट अभी भी भरा नहीं है। सुना ना संकल्प ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा जेठ हूँ, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले मुझे मनाना पड़ेगा और बहू को जेठ की बात अच्छे से माननी चाहिए। तो संजना भी फिर से गुस्से से पैर पटक कर वापस से किचन की तरफ चली जाती है और फिर किचन में जाकर अपनी माँ को देखकर बोलती है कि 10-12 चिल्ले बना दो माँ, राक्षस बैठे हुए हैं अंदर, राक्षस, उनका तो पेट एक चिल्ले से भरा ही नहीं है, इतनी जल्दी उनकी भूख मिटेगी नहीं, इसीलिए 10-12 तो बना ही देना, पूरी रात यहीं पर होता रहेगा क्या ये सब कुछ। संजना बार बार चिल्ले बनाकर लाती और दोनों ही भाई को उसमें से आधा आधा करके खा जाते। करीब 20-25 चिल्ले वो दोनों खा चुके थे दोनों, लेकिन अभी भी संजना को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आखिरकार उनका मकसद तो यही था कि संजना और उसके माँ बाप को परेशान करना। आखिरकार रात के अब 3 बज चुके थे। उन्होंने संजना से कहा कि बस अब जाकर सो जाओ, तुम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है तुमने, बाकी की सुबह देखेंगे, अभी हमें भी नींद आ रही। ये सुनकर तो संजना भी अपनी बड़ी आंखों से बोलती है कि सुबह देखेंगे मतलब। निर्भय ने कहा कि मतलब सुबह तुम नाश्ता भी तो बनाओगी हमारे लिए, कल हम वापस जाएंगे ना, तो प्रताप हाउस, और फिर हाँ सिया की भी पैकिंग कर देना, सिया को भी हम साथ में ही लेकर जा रहे हैं। तो संजना तो अभी हैरानी से संकल्प को देख रही थी और फिर तभी निर्भय बोलता है कि तुम भी अपने माँ बाप के साथ आ जाना प्रताप हाउस में, लेकिन सिया हमारे साथ चली जाएगी। ओके। तो संकल्प ने भी अब थोड़ा सा बेचारा सा मुंह बनाया और फिर संजना की तरफ देखते हुए प्यार से कहा कि प्लीज़ प्लीज़ संजना, मैं तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के सपने देख चुका हूँ, प्लीज़ अब ये सब कुछ करके तुम मेरी सारी सपनों पर पानी बिल्कुल भी मत फेरना। इसीलिए जो जो निर्भय कहता है ना उसकी सारी बातें मान लो, क्योंकि निर्भय ने अगर घर में जाकर घर वालों से कुछ भी कह दिया कि उसे संजना पसंद नहीं आई है या फिर तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छाइयाँ नहीं है, तो फिर मेरी और तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। हम दोनों की शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। और फिर तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही तो मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो संजना भी एक बार फिर से संकल्प की बातों से फिर से इम्प्रेस हो गई थी और फिर उसने भी जल्दी से मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही संकल्प जिस सोफे पर बैठा हुआ था उसी पर आराम से लेट गया और फिर निर्भय को देखकर बोलता है कि अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ, समझा, तू तो जाकर कहीं और ही सो जा, कहीं और अपने लिए जगह देख ले। तो निर्भय तो अब अच्छे से जानता था कि संकल्प जानबूझकर यहाँ पर लेटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि संकल्प को सिया अच्छी तो लग रही है। कहीं ना कहीं संकल्प अब सिया को पसंद करने लगा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी वो नहीं कहना चाहता था। इसीलिए निर्भय भी अब कमरे से निकलकर सीधा लिविंग एरिया में चला गया और फिर सोफे पर लेटते ही उसकी आंखें लग जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संजना जो कि गुस्से में कमरे में चक्कर लगा रही थी, मधु और रमेश भी वहीं पर ही खड़े हुए थे, अपनी बेटी को देखे जा रहे थे। संजना गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है कि एक ही रात में उन्होंने मेरी ये हालत कर दी है माँ, सोच कर देखो, अगर मैं उस घर में चली गई तो फिर निर्भय तो मेरे साथ क्या क्या करेगा, वो तो मेरा जीना हराम कर देगा, मुझे पूरे दिन परेशान करता रहेगा, ऐसे ही इधर उधर दौड़ाएगा। मैं नहीं जाऊँगी इस घर में बिल्कुल भी, मुझे लगता है कि मुझे इस घर में बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, मैं कल ही संकल्प को ये सारी चीजें बोल दूंगी। और ये सुनते ही रमेश ने भी अपने माथे पर अपना हाथ मार लिया और फिर गुस्से से बोलते हैं कि पागल हो गई हो क्या बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक जगह पर तो है ना, इतनी मुश्किल से तो एक बड़ी पार्टी हाथ लगी है हमारे और फिर तुम हो कि उसे हाथ से निकाल के जाने की बातें कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ, कुछ भी करके संकल्प को बस अपने जाल में फंसा लो तुम, एक बार अगर संकल्प तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गया ना उसके बाद तो मजे ही मजे हैं हमारे। संजना को संकल्प और निर्भय ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि उसका मन तो अब संकल्प से शादी करने का भी बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन उसके माँ बाप संकल्प को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि प्रताप खानदान जैसी पार्टी उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाली है, और इसीलिए वो भी अब सुबह तक अपनी बेटी को जैसे तैसे समझाते रहती हैं। अगली सुबह जब संकल्प ने अपनी अंगड़ाई तोड़ी तो उसके सामने सिया का चेहरा आता है। तो संकल्प बहुत ही देर तक सिया को प्यार से निहारता रहता है,
उसे देखता रहता है। सिया सोते हुए भी बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी और संकल्प तो ये बात अच्छे से जानता था कि उसने अपनी ज़िंदगी के करीब 1 साल बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं। जब से धनराज अंकल की मौत हुई है तब से सिया की ऐसी हालत उसके माँ बाप ने बना रखी है। तो संकल्प तो खुद से ही बोलता है कि क्या सच में मुझे सिया पसंद आ गई है, क्या मुझे सिया से शादी कर लेनी चाहिए, क्या करूँ यार, क्या नहीं 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 मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, मुझे तो बस उस पर थोड़ी सी दया आ रही है, मैं तो सिया से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं होगा यार। संकल्प अभी सिया तेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी उसके दिमाग ने फिर से कहा कि सिया तेरे टाइप की नहीं है या फिर तू सिया के टाइप का ही नहीं है, समझा तू खुद ही सिया के लायक नहीं है। और ये सुनते ही संकल्प अपनी हैरानी से आंखें फैला देता है और फिर मन पे थोड़ा सा जोर डालता है। उसने आसपास देखा तो कोई भी वहां पर नहीं था और फिर से वो आवाज आती है, क्या हुआ, मैं तेरे अंदर से ही बोल रहा हूँ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ तू चालाक, खटिया और हर दूसरी लड़की के पीछे भागने वाला लड़का, और कहाँ सिया जो इतनी ज्यादा मासूम इनोसेंट। आई थिंक तू बिल्कुल भी ठीक कह रहा है, तू ना बिल्कुल भी सिया के लायक नहीं है, तेरा और सिया का तो कोई मैच ही नहीं है। रहने दे, सिया तुझसे कभी भी नहीं बात करेगी, सिया तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है, समझा। तू तो सिया पर नजरें डालना बंद कर दे। संकल्प तो आंखें फाड़े अपने आप के मन की बातों को सुन रहा था और फिर तभी कमरे के अंदर निर्भय आता है। वो भी अंगड़ाई तोड़ते हुए बोलता है कि उठ गया तू, इतनी जल्दी कैसे उठ गया। और फिर संकल्प को 1 सेकेंड के लिए ऐसा लगा कि जैसे वो सपना था जो वो अभी अभी देख रहा था। उसने अपनी आंखें जल्दी जल्दी मली और फिर निर्भय से बोलता है कि यार अभी तू थोड़ी देर पहले क्या भौंक रहा था। तो निर्भय ने अभी हैरानी से संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर बोलता है कि भौंक रहा था तू, तू ना घर चल, बड़े पापा से तेरी शिकायत करता हूँ, तेरे 2-4 हाथ लगेंगे ना तभी तेरे दिमाग ठीक होंगे। दिन पर दिन तेरे मुंह से कुछ ना कुछ ज्यादा ही प्रवचन निकल रहे हैं आजकल सबके लिए। संकल्प अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या उसे उसके दिल ने ही ये बात कही थी या फिर निर्भय ने उसे ये सब कुछ बोला था आकर। लेकिन फिर भी उसने इन सारी चीजों को एकदम से झटका और बोलता है कि हाँ तो फिर ठीक है ना, अब क्या करना है बता मुझे। तो निर्भय ने भी अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा कि क्या करना है मतलब, खाना तो वही ऐसे बनाएगी कि हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अच्छा है कि प्रताप हाउस के लिए निकल जाते हैं और फिर सिया को भी अपने साथ में ही लेकर चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में अब फूलों से सजा हुआ था, पूरी तरह से रौनक हो चुकी थी क्योंकि आज अंशिका की शादी थी और वैसे भी घर की इकलौती बेटी की शादी थी, तो बहुत ही ज़्यादा धूम धड़क्के से शादी होने वाली थी और सब बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। शादी की सारी जिम्मेदारी रोहान और निव्यांश ने अपने हाथों में ले रखी थी, तो वहीं दोनों बस अब फ़ोन पर काम पर लगे हुए थे, बाकी सब तो अच्छे से तैयार होने में बिजी थे। अवनी तैयार होकर हॉल में आ जाती है और फिर उसने निव्यांश और रोहान की तरफ देखते हुए कहा कि तुम दोनों कब तैयार होगे, जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। तभी रोहान भी अवनी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे बड़ी माँ अभी थोड़ा सा काम बाकी है, उसके करने के बाद ही हम दोनों तैयार होंगे। निव्यांश बोलता है कि आप हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो बड़ी माँ, बाकी सब तो सही है ना, जल्दी से बस मेहंदी की रस्म शुरू कर दीजिए क्योंकि अरमान आने ही वाला होगा और आप तो जानती ही है ना कि अरमान को उसे तो बस सेकंड से पहले ही अंशिका अपने घर पर चाहिए होगी। तभी किट्टू भी अपनी साड़ी संभालते हुए हॉल में आ जाती है और फिर निव्यांश रोहान को देखकर प्यार से बोलती है कि अरे तुम दोनों तैयार नहीं हुए अभी तक, जाओ जाओ जल्दी से तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, देखो सब तैयार हो गए हैं। तो रोहान ने भी अब निव्यांश की तरफ देखा और फिर निव्यांश ने भी रोहान को देखा, दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि अरे जा रहे हैं माँ। दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और फिर उनके जाते ही नील अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ हॉल में आता है और फिर उसने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे ही नील हॉल में आता है उसकी नज़र मेन गेट पर जाती है जहाँ पर सिया, संकल्प और निर्भय तीनों ही खड़े हुए थे। इसमें दो राय बिल्कुल नहीं थी कि सिया और संकल्प जब भी दोनों साथ में खड़े होते थे तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते थे, एकदम मस्त और कपल जोड़ी लगती थी उनकी, एकदम मेड फॉर ईच अदर जैसे। लेकिन संकल्प तो अपने पापा पर ही गया था, ना इतनी जल्दी उसकी कन्फ्यूजन ठीक होने वाली थी और ना ही वो इतनी जल्दी सिया को एक्सेप्ट करने वाला था। उन दोनों को देखकर पीछे से रुद्र आता है और फिर बोलता है कि सिया। तो सिया रुद्र को देख रही थी और अभी भी वो सबसे घुली मिली नहीं थी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डर भी लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे बात करे सबसे। तभी नील भी एकदम से बोलता है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना, वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। तो सिया ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र ने भी नील की तरफ देखा जैसे कहना चाहता हो कि तुझ में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है यार, सब तेरे साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं मगर मुझे तो कोई जवाब देना भी ठीक नहीं समझ
समझता है। तभी नील ने भी हल्के से कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाहता हो कि यार अब मेरी फैन फॉलोइंग तुमसे ज़्यादा है, समझ आई तुझे? अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब लोग मुझे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अवनी और किट्टू भी अब सिया के करीब जाती हैं और फिर उसे लेकर सीधा सोफे के पास आ जाती हैं। उन्होंने सिया को आराम से सोफे पर बैठाया और फिर किट्टू किचन से पानी लेकर आती है। उसने सिया को पानी दिया और सिया ने भी पानी पी लिया। तब तक सब अब सिया के पास आकर सोफे पर बैठ चुके थे। तो नील ने भी बहुत ही प्यार से पूछा कि सिया, उस दिन हम तुम्हारे घर पर आए थे ना, तो हमें सच नहीं बता सकती थी क्या? तो तुम्हें उसी दिन हमें सच बता देना चाहिए था ना। तो सिया भी कुछ भी नहीं बोलती है, बस चुपचाप से बैठी रहती है। तो रुद्र ने भी अब सवाल किया, सिया, धनराज अंकल ने हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार से पाला है, हमेशा वो हमारे साथ में रहे हैं, हमारे लिए पापा के सामान थे वो, और हाँ, अब उनके जाने के बाद तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बेटा। वो तो ये नालायक को तुम पसंद नहीं आई हो, वरना हमने तो ये सोच लिया था कि तुम्हें परमानेंट अपने घर में ही लेकर आ जाएंगे। तुम हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहोगी। और फिर तभी अवनी ने भी थोड़ा सा गुस्से में संकल्प को घूर कर देखा और कहा कि तुझे ये लड़की पसंद नहीं आई? हे भगवान, इतनी प्यारी लड़की तुझे पसंद नहीं आई है? तू कैसा पागल लड़का है, जाकर अपनी शक्ल देख पहले, बंदर जैसा दिखता है, समझा तू? अच्छा ही हुआ पसंद नहीं आई तुझे, वैसे भी हमारी सिया तुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। तू तो हमारी सिया के नसीब में है ही नहीं, समझा तू? तेरे जैसे बंदर से हम अपनी सिया की शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किट्टू ने भी अब संकल्प को घूर कर देखा गुस्से से और बोलती है कि तू बिल्कुल अपने पापा जैसा है, बिल्कुल शुभ भैया जैसा है, अच्छी चीज़ों की तुझे कदर ही नहीं होती है। और फिर तभी शुभ भी सिटिंग एरिया में आता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ, और दिला मुझे गाली, और दिला दे। कोई भी उल्टा सीधा काम करता है और फिर घर में सब यही कहते हैं कि शुभ पर गया है, शुभ जैसा ही है, मेरा बेटा है, मेरे जैसा ही होगा। छोटे शेर पर ही सारे लोग कह देते हैं कि ये सारे काम छोटे शेर ही करता था, कम से कम एक काम तो ऐसा कर दे जिससे मुझे भी थोड़ा सा प्राउड फील हो जाए। तू तो बस हमेशा बंदरों जैसे काम करता है। संकल्प ने भी दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा कि सिया को मैं ही लेकर आया हूँ इस घर पर। इतना कहकर उसने निर्भय को भी बच्चा सा मुंह बनाकर देखा और फिर जैसे कहना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ प्लीज़ बीच में मत बोल, तू कम से कम इन्हें मुझ पर कुछ तो प्राउड फील करने दे, प्लीज़ कुछ भी मत बोल लियो। तो निर्भय ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सबको देखकर बोलता है कि मम्मी पापा आ गए हैं। और फिर किट्टू बोलती है कि नहीं, पापा मम्मी तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन तुम जाकर तैयार हो जाओ बेटा, थोड़ी ही देर में वो लोग भी आ जाएंगे और फिर सचदेवा फैमिली भी आती ही होगी। निर्भय भी अब किट्टू के कहने पर वहां से चला गया था और फिर संकल्प भी जा रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में अवनी की आवाज़ पड़ती है, नील अब तो सिया हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई है ना, तो फिर क्यों ना हम इसके लिए कोई एक अच्छा सा लड़का देख लें जिसके साथ इसकी शादी करके हमेशा के लिए परमानेंट इसको यहाँ पर ही रख लेंगे। ये सुनते ही संकल्प के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उसने सिया को रिजेक्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसे अब अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पूरी फैमिली को सिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। पहले ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज था वो, और फिर अब तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। फिर उसने अपने सिर को जोर से झटका और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सिया धीरे से बोलती है कि वो मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। तो नील ने भी बहुत ही प्यार से पूछा कि हाँ हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात कहनी है तुम्हें? तो सिया भी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और शर्माते हुए बोलती है कि मैं सच में किसी और से प्यार करती हूँ, मैं सच में किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो नील और रुद्र दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। रुद्र ने कहा कि वही अमेरिका वाला लड़का? तो सिया ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, अमेरिका में तो कोई भी नहीं है, वहाँ के लड़कों को तो मैं जानती भी नहीं, वो तो मुझे बस मामा मामी ने ही झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ झूठ बोल दिया था आपसे। किट्टू बोलती है कि तो फिर कौन लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? सिया थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है कि अगर आप उससे मिलना चाहोगी तो मैं उसे यहाँ पर इनवाइट कर दूंगी, फिर आप लोग अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लेना। तो नील ने कहा कि ठीक है, तुम उसे इनवाइट कर लो, अगर हमें सब कुछ सही लगेगा तो हम लगे हाथ तुम्हारी भी शादी कर देंगे उस लड़के के साथ। सिया के चेहरे पर तो एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसे सच में उन चारों के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा था। तभी तो उसने अपने दिल की बात उन सब से उनके सामने कह दी थी। तभी किट्टू ने भी कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ
ऊपर जाओ, वहाँ अंशिका का कमरा है, उस कमरे में जाकर तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ। अंशिका से कह देना कि वो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दे देगी। ओके। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अंशिका के कमरे की तरफ चली जाती है। और उसके जाते ही नील ने रुद्र से कहा कि मामा मामी को क्या करना है, अब बता क्या करते हैं इन लोगों का। तो रुद्र बोलता है कि निर्भय और संकल्प है तो फिर अपने आप को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, वो दोनों हैं उनके लिए। सिया अंशिका के कमरे में चली जाती है। अंशिका इस वक्त अच्छे से तैयार हो चुकी थी। येलो कलर के लहंगे में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि सच में आज वो कितना ज्यादा खुश है। जब दक्ष के साथ उसकी सगाई हो रही थी तब तो लगभग मरने जैसी हो गई थी वो, लेकिन अब तो वो खुशी खुशी खुद ही तैयार हो रही थी। अंशिका ने जैसे ही सिया को अपने कमरे में देखा, थोड़ा सा उसे कंफर्म करते हुए बोलती है कि क्या तुम सिया हो। तो सिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, मेरा नाम सिया है। और फिर दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोगों को, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्या सिया किसी और लड़के से प्यार करती है? क्या संकल्प इस झटके को कर पाएगा बर्दाश्त, या फिर सिया को लिए हमेशा से हो जाएगा सिया से दूर? क्या होगा संकल्प और सिया की लव स्टोरी का एंड? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अरमान और अंशिका की शादी। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।